हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग राजनीति विज्ञान के 100 प्रश्नों को हल करेंगे। बिल्कुल एनटीए के तरह जिस प्रकार एनटीए हमारा प्रश्न पत्र बनाता है सेम उसी प्रकार। तो आप लोग भी इसे सॉल्व कीजिए साथ साथ में और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और आप लोग अंत तक साथ साथ बने रहिएगा। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजनीति के मूल तत्व किसकी पुस्तक है? राजनीति के मूल तत्व जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजनीति के मूल तत्व पुस्तक है लास्की की। नेक्स्ट है, न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांतों को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु किस विद्वान ने स्वीकार किया? न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांतों को अपने तर्क का आरंभिक बिंदु किस विद्वान ने स्वीकार किया? तो यह स्वीकार किया गया था नॉजिक के द्वारा। रॉबर्ट नॉजिक ने न्याय के ऐतिहासिक सिद्धांतों को अपने तर्क के आरंभिक बिंदु में स्वीकार किया था। किसने? तो रॉबर्ट नॉजिक ने। नेक्स्ट है, स्मिथ के अनुसार विकास की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किसका विकास होता है? तो स्मिथ के अनुसार विकास की जो प्रक्रिया उन्होंने बतलाई है इसमें सर्वप्रथम जो विकास होता है वह कृषि का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था विश्व में निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबंध संस्था है जो कि विश्व में निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो वह कौन सी संस्था है जो कि विश्व बैंक से संबंधित संस्था है? तो वह संस्था है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो कि निर्धन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के लिए सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथन है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, संसद के सदनों का आह्वान कर सकता है और संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। भी है कि संसद के सदनों का आह्वान कर सकता है परंतु संसद के किसी भी सदन को संदेश नहीं भेज सकता। उसके बाद जो सी है, संसद के किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है परंतु संसद के सदनों का आह्वान नहीं कर सकता। और संसद के किसी सदन को ना तो संदेश भेज सकता है और ना संसद के सदनों का आह्वान कर सकता है। तो देखिए जो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन ए सही होगा कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और संसद के सदनों का आह्वान कर सकता है और संसद के किसी भी सदन को वह संदेश भेज सकता है। ऑप्शन हमारा सही होगा ए। अगला प्रश्न है, पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत के ग्राम शासन एक दृष्टांत है। जो पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम शासन क्या है? तो एक दृष्टांत है। तो पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत बतलाना है हमें स्थानीय स्वशासन का, प्रतिनिधिमूलक शासन का, जनवादी लोकतंत्र का और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो कूट के हिसाब से हमें आंसर देना है। तो देखिए जो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा स्थानीय स्वशासन का और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो हमारा सही होगा ऑप्शन डी 1 और 4। यह भारत में ग्राम शासन की एक दृष्टांत है पंचायत राज व्यवस्था में। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। तो देखिए लॉक, तो लॉक से संबंधित कौन सा इसमें कथन होगा हमारा? लोक, हाँ देखिए लॉक जो है ये जन कल्याण की बात करते हैं, राज्य जन कल्याण का साधन है की बात करते हैं। हॉब्स राज्य साधन, व्यक्ति क्या है? साध्य है। हिगल जो है यह राज्य को साध्य मानते हैं, साधन नहीं। और जो मिल है यह व्यक्ति साध्य है और समाज साधन है। तो लॉक कहते हैं कि राज्य जन कल्याण का साधन है। हॉब्स कहते हैं कि राज्य साधन व्यक्ति साध्य है। हॉब्स क्या कहते हैं कि जो राज्य है वह साधन है और व्यक्ति जो है वह साध्य है। हिगल कहते हैं कि राज्य साध्य है और राज्य साध्य है, साधन नहीं। और मिल कहते हैं कि व्यक्ति साध्य है और समाज क्या है? तो साधन है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी 3142। अगला है, स्तनपायी पशुओं को अधिकार देने की वकालत किस विद्वान के द्वारा की गई? स्तनपायी पशुओं को अधिकार देने की वकालत किस विद्वान के द्वारा की गई? तो वह थे रीगन के द्वारा स्तनपायी पशुओं को अधिकार देने की वकालत की गई थी। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीवादी मुख्य रूप से किस प्रकार के जीवन की कल्पना करते हैं? पारिस्थितिकीवादी मुख्य रूप से किस प्रकार के जीवन की कल्पना करते हैं? तो जो पारिस्थितिकीवादी हैं वे सावयव जीवन है
इस प्रकार के जीवन की ये कल्पना करते हैं। नेक्स्ट है, अरस्तु ने राज्य को कैसा समुदाय स्वीकार किया है? अरस्तु ने राज्य को कैसा समुदाय स्वीकार किया? तो अरस्तु ने राज्य को स्वाभाविक समुदाय स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है? किसका कथन है कि जो राज्य है वह व्यक्ति के पूर्व का संगठन है? तो यह कथन है अरस्तु का। और राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमें क्या करना है? तो इनमें से सही कथन का चयन करना है। अनुच्छेद 148 के अनुसार संघ तथा राज्यों के लेखा एवं लेखा परीक्षण कैग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 2 है कि कैग के वेतन एवं ऑप्शन सेकेंड है कैग के वेतन एवं अन्य सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए संसद उत्तरदायी है। और ऑप्शन 3 है कि कैग को पद ग्रहण में 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक सेवा देने का प्रावधान है। तो देखिए इसमें जो हमारा सही होगा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन बी। अगला है, कथन और कारण का प्रश्न है ये। देखिए, ब्रिटिश संविधान, कथन कहता है कि ब्रिटिश संविधान परंपराओं द्वारा निर्मित संविधान है, जो कि सही है। और कारण कहता है कि भारत एवं अमेरिका के संविधान भी परंपराओं से प्रभावित देखे जा सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी भी सही है, पर इन दोनों से कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, तो यह व्याख्या नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ये की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न है कि हॉब्स के व्यक्तिवादी संबंधी विचारों के संबंध में क्या सत्य है? हॉब्स के व्यक्तिवादी संबंधी विचारों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं है का हमें चयन करना है। तो देखिए, हॉब्स के चिंतन का केंद्र व्यक्ति है, यह सही है। हॉब्स की समस्त राज्य व्यवस्था व्यक्ति के लिए ही है, यह भी कथन सही है। व्यक्ति राज्य व्यवस्था के लिए ही है, नहीं, राज्य व्यवस्था व्यक्ति के लिए है, यह बात कहते हैं हॉब्स। तो हमें क्या करना था? गलत कथन का चयन करना था। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। और हॉब्स की दृष्टि में मूल इकाई स्वयं व्यक्ति होता है, तो यह कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, यह गलत कथन है हॉब्स के अनुसार। अगला है कि यह कथन किसका है कि राज्य व्यक्तियों का साध्य नहीं है अपितु राज्य का साध्य व्यक्ति है। यह किसका कथन है कि जो राज्य है वह व्यक्तियों का साध्य नहीं है, अपितु जो राज्य है, राज्य का साध्य क्या है? व्यक्ति है। तो यह कथन है हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, वेबर का। मैक्स वेबर का कथन है कि राज्य व्यक्तियों का साध्य नहीं अपितु राज्य का साध्य व्यक्ति है। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, हन्ना आरेंट का कहना है कि मनुष्य का वर्तमान चिंतन, निगमन और आगमन तथा निष्कर्षीकरण जैसे मानसिक प्रक्रियाओं से भिन्न होता है, क्यों? हन्ना आरेंट का कहना है कि जो मनुष्य का वर्तमान है वह चिंतन, निगमन, आगमन तथा निष्कर्षीकरण जैसी मानसिक प्रक्रियाओं से भिन्न होता है। तो क्यों? तो जो हमारा आंसर होगा कि उसकी जो अवैपरित्य तथा आंतरिक सुसंगति सदा के लिए सीखी जा सकती है, ऑप्शन सी, क्योंकि उसकी अवैपरित्य तथा आंतरिक सुसंगति सदा के लिए सीखी जा सकती है। अगला प्रश्न है कि किसका कथन है कि ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाए जो कि सामाजिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों में एकता के साथ साथ उनको व्यक्तिगत जीवन की अर्थवत्ता भी प्रदान करें। यह किसका कथन है कि ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाए जो सामाजिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों में एकता के साथ साथ उनको व्यक्तिगत जीवन का अर्थवत्ता भी प्रदान करे। तो ये कथन है हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन बी, हन्ना आरेंट का। हन्ना आरेंट का कथन है कि ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जाए जो सामाजिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों में एकता के साथ साथ उनको व्यक्तिगत जीवन की अर्थवत्ता भी प्रदान करे। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, देखिए कथन कारण का प्रश्न है। कथन ए कहता है कि कुछ विचारक बिना वैचारिक पक्षपात के आतंकवाद को परिभाषित करने के बजाय तत्वों की गणना करते हैं। और कारण कहता है कि जिन्हें हिंसात्मक विचारों के लिए आतंकवादी की संज्ञा दी जा सकती है। कुछ विचारक बिना वैचारिक पक्षपात के आतंकवाद को परिभाषित करने के बजाय तत्वों की गणना करते हैं और जिन्हें हिंसात्मक विचारों के लिए आतंकवादी की संज्ञा दी जा सकती है। तो जिसमें देखिए जो हमारा इसमें आंसर होगा, इसमें हमारा होगा जो कथन है वह सही है, पर जो कारण है यह गलत है।
कथन सही है। कथन कुछ विचारक बिना वैचारिक पक्षपात के आतंकवाद को परिभाषित करने की बजाय तत्वों की गणना करते हैं। पर कारण जो दिया गया है कि जिन्हें हिंसात्मक विचारों के लिए आतंकवादी की संज्ञा दी जा सकती है, हिंसात्मक विचारों के लिए उन्हें आतंकवादी की संज्ञा नहीं दी जा सकती, कार्यों के लिए दी जाती है ना। तो इसमें कथन सही है, कारण गलत है। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कथन ये कहता है कि वैश्वीकरण के कारण आतंकवाद अब सार्वभौमिक रूप से अधिक व्यापक बन गया है। और कारण कहता है कि वैश्वीकरण से जुड़ी तकनीकी आतंकी गुटों को अपने विध्वंसकारी लक्ष्यों की योजना को सफल बनाने में उपयोगी सिद्ध हो रही है। तो देखिए इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वह कथन की व्याख्या भी कर रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखिए इसे सुमेलित करना है पुस्तक और उनके लेखक से। तो देखिए जो क्रीटो है, क्रीटो किसकी पुस्तक है? प्लेटो की। तो देखिए ए का 4 कहीं हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। उसके बाद द आर्ट ऑफ वार, द आर्ट ऑफ वार किनकी है? मैकियावेली की। कैटेगरी जो पुस्तक है, कैटेगरी है अरस्तु की, जो उन्होंने वितरणात्मक सिद्धांत दिया था। और देखिए स्प्रिंग एंड ऑटम जो पुस्तक है कन्फ्यूशियस की है। देखिए यहाँ भी पुस्तकों का मिलान करना है। तो डी होमिनी किसकी है? हॉब्स की है। शासन पर 2 निबंध जॉन लॉक का। द इमाइल रूसो की। और साइंस ऑफ लॉजिक हीगल की। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में क्या सत्य है? तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके संबंध में हमें क्या सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए मानवाधिकार आयोग के 9 सदस्य होते हैं, ये सत्य है। इनका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। इनका जो अध्यक्ष हो वह सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। और आयोग के 2 सदस्य मानवाधिकार की विशेषज्ञ होते हैं, ये भी सही है। और आयोग का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए। अगला है, बर्नी ने अपनी किस पुस्तक को दिल्ली के सुल्तानों के पथ प्रदर्शन के उद्देश्य से लिखा? बर्नी ने अपनी किस पुस्तक को दिल्ली के सुल्तानों के पथ प्रदर्शन के उद्देश्य से लिखा? तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें ऑप्शन सी, फतवा-ए-जहांदारी। फतवा-ए-जहांदारी जो इनकी पुस्तक है, इनमें इन्होंने दिल्ली के सुल्तानों के पथ प्रदर्शन के उद्देश्य को लिखा था। निम्नलिखित में से बर्नी की रचित पुस्तक कौन सी नहीं है? तो इनमें से हमें बर्नी की पुस्तक जो नहीं उसका चयन करना है। तो देखिए जो मुसाफिर-ए-सादात, ये बर्नी की पुस्तक नहीं है। बाकी सलात, इनमें से हमें जो सही नहीं है उसको बतलाना है कूट के माध्यम से। तो कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था, तो यह सही है कि हमें गलत का चयन करना है, सही नहीं है उसका चयन करना है। और जो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहम विद्रोह हुआ था, तो अहम विद्रोह हुआ था वह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था। 1840 में भील विद्रोह हुआ था, तो ये गलत है। संथाल आंदोलन का नेतृत्व सिंधु कानू ने किया था, तो यह भी सही है। तो हमारा केवल जो 3 है ऑप्शन यह गलत है, तो हमें गलत का ही चयन करना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से इसका सही काम है चयन करना है। देखिए जो 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह ने राजनीतिक रूप धारण नहीं किया। मोपला विद्रोह सांप्रदायिक विद्रोह था। उमा जी के नेतृत्व में अहम विद्रोह हुआ था। तो इसमें देखिए हमें सही का चयन करना था। तो 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह के राजनीतिक रूप धारण नहीं किया था, तो ये गलत है। रूप धारण किया था। मोपला विद्रोह जो है यह सांप्रदायिक विद्रोह था, ये सही है। मोपला विद्रोह एक सांप्रदायिक विद्रोह था। और उमा जी के नेतृत्व में अहम विद्रोह हुआ था, जी नहीं, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केवल 2 सही है इसमें, मोपला विद्रोह सांप्रदायिक विद्रोह था। एम.के. गांधी ने पूर्ण स्वराज, राम राज्य, सर्वोदय और पंचायती राज जैसे शब्दों का प्रयोग किया। किसके लिए? जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने पूर्ण स्वराज, राम राज्य और सर्वोदय, पंचायती राज जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने एक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था को निर्दिष्ट करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया था। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। देखिए विश्व युद्ध में तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता कब पड़ी? विश्व में तुलनात्मक पद्धति की, विश्व युद्ध नहीं होगा, विश्व में तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता कब पड़ी? तो विश्व में तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पड़ी थी। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, अब हमें देखिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो मोहम्मद इकबाल, जो
हमें सूची 1 का सूची 2 से चयन करना है, विचार और सिद्धांत का मिलान करना है। तो मोहम्मद इकबाल जो है ये राष्ट्रवाद का खंडन करते हैं। रामास्वामी पेरियार, इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन किया गया इनके द्वारा। श्री अरबिंदो ने आध्यात्मिक नियतिवाद की बात की और सावरकर ने हिंदुत्व का सिद्धांत दिया। मोहम्मद इकबाल बात करते हैं राष्ट्रवाद का खंडन का, राष्ट्रवाद के खंडन का। रामास्वामी पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन दिया। अरबिंदो ने आध्यात्मिक नियतिवाद की बात की और सावरकर ने हिंदुत्व का सिद्धांत दिया। हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कथन और कारण का। देखिए, मैकियावली को अपने युग का शिशु और आधुनिक युग का पृथक विचारक कहा जाता है। कारण कहता है कि उसने अपने युग की समस्त राजनीतिक प्रवृत्तियों को अपने चिंतन में बहुत स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत किया, इसीलिए उन्हें अपने युग का शिशु और आधुनिक युग का प्रथम वैचारिक कहा जाता है। तो इसमें हमारा जो सही होगा ऑप्शन ए सही होगा कि ये और आर दोनों सत्य है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के उपनिवेश शोषित राज्य के लिए लाभकारी है। किस प्रकार के उपनिवेश हैं जो कि शोषित राज्य के लिए लाभकारी है। तो जो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन डी, ये सभी। कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, सस्ते माल की प्राप्ति के लिए और सैनिक अड्डों के लिए जो संबंधित उपनिवेश है वे शोषित राज्य के लिए क्या है तो लाभकारी है। अगला प्रश्न है कि नौ उपनिवेशवाद शब्द की उत्पत्ति कब हुई। नौ उपनिवेशवाद शब्द की उत्पत्ति कब होती है। तो नौ उपनिवेशवाद शब्द की उत्पत्ति होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि एक कल्याणकारी राज्य किस प्रकार की भावना रखता है। एक कल्याणकारी राज्य किस प्रकार की भावना रखता है। तो एक कल्याणकारी राज्य संपूर्ण मानवता की भावना रखता है। नेक्स्ट है महिला आरक्षण विधेयक के कथनों पर विचार कीजिए। महिला आरक्षण विधेयक के कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें जो सी होगा हमारा अल्पसंख्यक वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण। महिला आरक्षण चक्रीय क्रम में लागू है, सही है। और 33% महिला आरक्षण का प्रावधान है पंचायती राज व्यवस्था में, आपने देखा होगा। तो इसमें हमारा सही होगा ऑप्शन बी 2 और 3। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का मुख्य घटक कौन सा है। वैश्वीकरण का मुख्य घटक कौन सा है। तो जो वैश्वीकरण का मुख्य घटक है लिंगों के बीच ऑप्शन ए सही होगा हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सामरिक। तो वैश्वीकरण का मुख्य घटक होगा आर्थिक। नेक्स्ट है समाजशास्त्री पैतृकवाद को किस रूप में देखते हैं। जो समाजशास्त्री हैं वे पैतृकवाद को किस रूप में देखते हैं। तो जो समाजशास्त्री हैं वे पैतृकवाद को सामाजिक उत्पाद के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है पैतृकवाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। पैतृकवाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जिसमें पुरुष कुछ हद तक प्राथमिक शक्ति रखते हैं, यह गलत है। पैतृकवाद में पुरुष जो है वही प्राथमिक शक्ति रखते हैं, कुछ हद तक नहीं, पूरे रूप में। और नेक्स्ट है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है कि जो सुमेलित नहीं है। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो प्रस्ताव है ये मंत्री का ध्यान तात्कालिक लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करने से संबंधित है, तो ये सही है। और स्थगन प्रस्ताव समय से पूर्व सदन को स्थगित कर देना। समय से पूर्व स्थगन जो ये सदन से स्थगित कर देना स्थगन प्रभाव है, तो ये नहीं होगा। स्थगन प्रस्ताव यह नहीं है। विशेषाधिकार प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान मंत्री की गलत अधूरे उत्तर की ओर आकर्षित करना, तो ये भी नहीं है। तो हमें दो सही सुमेलित नहीं का चयन करना था, तो 2 और 3 जो है यह गलत सुमेलन, मतलब ये गलत है। कटौती प्रस्ताव जो है बजट प्रस्तावों में व्यय कम करने के प्रस्ताव से संबंधित है, तो ये सही है। नेक्स्ट देख लीजिए कथन और कारण के अनुसार हमें चयन करना है, इसी के आधार पर जो ऊपर दिया गया है। कथन कहता है कि मैकियावली युद्ध को राजनीति का एक अनिवार्य अंग मानता है, तो ये सही है। जो मैकियावली जो है युद्ध को राजनीति का एक अनिवार्य अंग मानते हैं। और कारण क्या कहता है। तो कारण कहता है कि राज्य की रक्षा एवं विस्तार के लिए युद्ध का विशेष महत्व है, तो कारण भी सही है। तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है एक सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कहता है कि हीगल के अनुसार स्वतंत्रता जो है वह सामाजिक है। हीगल के अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक है, सही है। और कारण कहता है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने से होती है, तो देखिए कारण भी सही है और यह व्याख्या भी कर रहा है, तो इसमें भी हमारा ऑप्शन सही होगा ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो एक की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन सी, गवर्नर की सलाह पर या राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राज्य में। एजेंडा फॉर पीस किसने प्रस्तावित किया।
एजेंडा फॉर पीस किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो एजेंडा फॉर पीस प्रस्तावित किया गया बुतरस बुतरस घाली के द्वारा। बुतरस बुतरस घाली के द्वारा एजेंडा फॉर पीस को प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? तो यह थे यू थांट। यू थांट जो थे यह संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे। बुतरस बुतरस घाली जो थे घाली, ये भी ये सचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। नेक्स्ट है, क्षेत्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का उद्देश्य राज्यों में समानता लाना है। क्षेत्रवाद का जो उत्पत्ति का कथनों पर विचार करना, सही कथन का चयन करना होगा हमें इसमें। तो क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का उद्देश्य राज्यों में समानता लाना है, नहीं। मास्टर तारा सिंह ने पृथक सिख राज्य की मांग की थी, ये सही है। और झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2001 को हुआ, नहीं। नेक्स्ट है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन 2, केवल 2 सही है इसमें। अगला प्रश्न है कि संरचनात्मक यथार्थवाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संरचनात्मक यथार्थवाद के बारे में कौन सा कथन जो है कि जो सही नहीं है? तो देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अराजकतावादी मानता है। जो संरचनात्मक यथार्थवाद है यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अराजकतावादी मानता है और यह संरचना पर बल देता है, ना कि व्यवस्था पर। तो भैया संरचना पर ही देता है बल, ये भी सही है, हमें गलत चयन करना है। राज की शक्ति के उन्मूलन की बात करता है, नहीं। जो संरचनात्मक यथार्थवाद है वह राज्य की शक्ति के उन्मूलन की बात नहीं करता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। इसमें हमें गलत कथन का चयन करना है। और यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग और संघर्ष दोनों पर बल देता है, तो यह सही है। जो संरचनात्मक यथार्थवाद है ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग और संघर्ष दोनों पर बल देता है। अगला प्रश्न है, युद्ध दो ऐसे मानव समूहों के बीच किए जाने वाला व्यवस्थित बल का प्रयोग है जो विरोधी नीतियों का अनुसरण करता है तथा जिसमें प्रत्येक अपनी नीति दूसरे राष्ट्र पर लादने का प्रयत्न करता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? युद्ध दो ऐसे मानव समूहों के बीच किए जाने वाला व्यवस्थित बल का प्रयोग है जो विरोधी नीतियों का अनुसरण करता है तथा जिसमें प्रत्येक अपनी नीति दूसरे राष्ट्र पर लादने का प्रयत्न करता है। तो यह कथन है, जो हमारा आंसर इसमें से ये होता है ऑप्शन सी, हाफमैन निकर्सन का। हाफमैन निकर्सन का यह कथन है। नेक्स्ट है, नेतृत्व का गुण है। नेतृत्व का गुण है, तो जो नेतृत्व का गुण है देखिए, आत्मविश्वास, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, संप्रेषण, अनुभूति और निर्णयात्मक। तो ये चारों जो है यह नेतृत्व के गुण है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। यह सम्मेलन है और देश दिया गया है। तो देखिए, जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ होता है? तो स्टॉकहोम सम्मेलन होता है स्वीडन में। कोपेनहेगन संशोधन ये डेनमार्क में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा में। और बाली सम्मेलन जो होता है इंडोनेशिया में। तो हमारा इसमें 1 2 3 4 चारों सही है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में, कोपेनहेगन सम्मेलन जो होता है वह डेनमार्क में, मॉन्ट्रियल होता है कनाडा में, और बाली जो होता है यह इंडोनेशिया बाली में। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी ए। अगला कथन है कि कथन और कारण का प्रश्न है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुमत के शासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है और कारण कहता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल को स्वतंत्रता से गहरा लगाव था। तो जो हमारा इसमें ऑप्शन सी होगा, देखिए ऑप्शन डी हमारा सी होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुमत के शासन के सिद्धांतों की बात को स्वीकारा नहीं है और ये जॉन स्टुअर्ट मिल जो है वह स्वतंत्रता से गहरा लगाव रखते थे। तो ऑप्शन इसमें हमारा से ये गलत है, किंतु आर जो है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या युद्ध का नया रूप है? निम्न में से क्या युद्ध का नया रूप है? तो ऑप्शन जो साइबर युद्ध है यह युद्ध का नया रूप है। मोस्का ने समाज को दो वर्ग बताए जिसमें शामिल है। मोस्का द्वारा जो समाज के 2 वर्ग बतलाए गए हैं जिसमें शामिल है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, शासक वर्ग और शासित वर्ग। नेक्स्ट है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो भारत के संविधान जो अनुच्छेद 324 है इसके अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग की बात करता है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी पदावधि क्या है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो। नेक्स्ट है, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन कहता है कि औपनिवेशिक नियंत्रण में अफ्रीका राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिरोध प्रारंभ हुआ
कारण कहता है क्योंकि इस समय राष्ट्रवाद की लहर आई और एक के बाद एक अफ्रीकी देश आज़ाद हुए। तो जो हमारा ऑप्शन इसमें सी होगा ऑप्शन ए। औपनिवेशिक नियंत्रण में अफ्रीका में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिरोध प्रारंभ हुआ था क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद की लहर आई और एक के बाद एक अफ्रीकी देश जो है वह आज़ाद हुए, इसीलिए जो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिरोध है वह प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए हमारा सही है। कथन कारण सत्य है और जो व्याख्या है वह भी सही है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। लोक प्रशासन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो कि सही है। तो देखिए यह सरकार में मामलों का प्रबंधन है लोक प्रशासन। यह सरकार का गैर राजनीतिक यंत्र है। यह एक राजनीतिक परिवेश में कार्य करता है और यह सरकार का गतिविधि भाग है। तो ये चारों कथन सही है लोक प्रशासन के विषय में। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा ये सभी। नेक्स्ट है एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के उद्भव के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सी प्रमुख विषय वस्तु थी। एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के उद्भव के प्रथम चरण में निम्न में से कौन सी प्रमुख विषय वस्तु जो थी वह सम्मिलित थी। तो जो हमारा देखिए पहला है कि राजनीति को प्रशासन में अलगाव, यह हुआ था जब पहला प्रथम चरण हुआ था तो यह राजनीतिक से और प्रशासन से अलगाव का चरण था। प्रशासन का सिद्धांत आया था, इसमें नहीं आया था, यह दूसरे चरण में आया था। लोक प्रशासन एक मूल्य मुक्त विज्ञान बन सकता है, यह आया था पहले चरण में। लोक नीति का निर्माण नहीं, और कुशल और अर्थव्यवस्था लोक प्रशासन के आदर्श शब्द हैं। जो हमारा ऑप्शन इसमें सी होगा ऑप्शन ए 1, 3 और 5। ये जो पहले चरण में जो लोक प्रशासन के उद्भव के चरणों में जो बांटा गया था उसके जो प्रथम चरण था उसके अंतर्गत राजनीति और प्रशासन में अलगाव, लोक प्रशासन एक मूल मुक्त विज्ञान बन सकता है और कुशल और अर्थव्यवस्था लोक प्रशासन के आदर्श शब्द थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही है 1, 3 और 5। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाला इसमें से कौन सा समूह है। तो वह है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। ऑप्शन डी हमारा सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जो उत्तरदायी नहीं है वह है ऑप्शन सी आर्गन। आर्गन जो है वह वैश्विक उष्णन के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब देखिए संगठन और उनका मुख्यालय का हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो एशियाई विकास बैंक है। अच्छा, इसमें जो सही सुमेलित है उसका चयन करना है। इनमें जो सही सुमेलित है उसका चयन करना है। तो देखिए एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर में है। ऑप्शन 2 हमारा सही है। केवल 2 एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर में। अगला है संघ विक्रय कर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। संघ विक्रय के कर, जो संघ विक्रय कर है उसके बारे में जो सत्य कथन है उसका हमें क्या करना है, तो चयन करना है। तो जो संघ विक्रय है यह अंतर्राज्य व्यापार पर लगाया जाता है। संघ विक्रय कर जो है इसके विषय में जो सही कथन है उसका चयन करना है। तो जो संघ विक्रय कर है वह अंतर्राज्य व्यापार पर लगाया जाता है। यह केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लगाया जाता है। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र पर लगाया जाता है नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा 1 और 2। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस संरचना के साथ आर्थिक विकास पर ध्यान दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने किस संरचना के साथ आर्थिक विकास पर ध्यान दिया। तो जो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें ऑप्शन सी समाजवादी संरचना के साथ। किसने विदेश नीति को आर्थिक नीति का परिणाम माना है। किसने विदेश नीति को आर्थिक नीति का परिणाम माना है। तो मनमोहन सिंह ने विदेश नीति को आर्थिक नीति का परिणाम माना है। नेक्स्ट है चाबहार बंदरगाह से मेलक जरंज डेला मार्ग तथा सड़क विस्तार के किन 2 देशों के बीच व्यापार सुगमता बढ़ेगी। चाबहार बंदरगाह से मेलक जरंज डेला मार्ग तक सड़क विस्तार किन 2 देशों के बीच व्यापार सुगमता बढ़ेगी। तो यह बढ़ेगी इराक और भारत के मध्य। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत लुक वेस्ट की नीति के अंतर्गत किन देशों पर अधिक फोकस करता है। भारत जो है वो लुक वेस्ट नीति के अंतर्गत किन देशों पर अधिक फोकस करता है। तो यह जो नीति है इसके अंतर्गत पश्चिमी एशियाई देशों पर विशेष फोकस किया जाता है, अधिक फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है कथन ये कहता है कि अफ्रीका में उपनिवेशवाद के बाद शोषण समाप्त हो गया और कारण कहता है कि उपनिवेशवाद के फलस्वरूप यहाँ अनेक राजनीतिक जटिलताएं
आए। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी, ये गलत है और आ जो है यह सही है। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से निर्माण करना है, मिलान करना है। संगठन का निर्माण वर्ष के अंदर, तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जलवायु परिवर्तन देखिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जो है थोड़ा गलत फंस रहा है। देखिए जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC आता है 1988 में। 1988 में पेरिस सम्मेलन होता है 2015 में, कानकुन सम्मेलन 2010 में और बाली सम्मेलन 2007 में। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल 1988, पेरिस सम्मेलन 2015, कानकुन सम्मेलन 2010 और बाली सम्मेलन 2007 में। नेक्स्ट है देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उपलब्धियां और उनकी वर्षवार से उनका सुमेलन करना है। तो जो अम्बेडकर हैं वे कानून मंत्री बने, जो अम्बेडकर हैं वे कानून मंत्री बनते हैं कब? तो वे बनते हैं 1949 में। 1949 में बनते हैं ये कानून मंत्री। नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र, नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र कब दिया था अम्बेडकर जी ने? तो दिया था 1951 में। दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं 1925 में और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था इन्होंने 1942 में। कानून मंत्री बने 1949, नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया 1951, उसके बाद दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं 1925 में। दलित वर्ग सम्मेलन की अध्यक्षता कब इन्होंने की थी? 1925 में। और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करते हैं 1942 में। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कथन और कारण का प्रश्न है भी, ये देख लीजिए। कथन कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी बहुसांस्कृतिक समाजों में आतंकवाद को बल प्रदान करते हैं। और कारण कहता है कि अधिकांश बहुसांस्कृतिक समाज अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। जो आर है वो सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। सामाजिक सांस्कृतिक कारक क्या है? तो ये बहुसांस्कृतिक समाज में आतंकवाद को बल प्रदान करते हैं। और अधिकांशतः कारण कहता है कि अधिकांशतः बहुसांस्कृतिक समाज अपनी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट है वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। केवल अनुच्छेद 39 तथा 39 में उल्लिखित सिद्धांत जो है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, यह मूल अधिकारों से प्रथम में आएंगे। कौन कौन? तो 39 और 39 39B 39 नेक्स्ट है किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रायः समाजवादी माना जाता है? किस नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो वह ग्राम पंचायत की स्थापना जो है यह समाजवादी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट वर्ष 1922 में किसने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? किसने कहा था कि भारतीय समाज जो है वह भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। तो वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, केंद्रीय सहकारी द्वारा बैंकों से सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का आवंटन और नाबार्ड राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटन। तो देखिए नाबार्ड इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी सभी आएंगे। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। पंचायतों के राजस्व के जो निम्न स्रोत हैं, राजस्व के जो स्रोत हैं, वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय अनुदान, केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने में प्रभावी हो सकता है? तो यह प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर गठित अंतर्राज्यीय परिषद। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब होता है, किसके द्वारा होता है? तो प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर होता है अंतर्राज्यीय परिषद, जो कि अंतर्राज्यीय विवादों को निपटाने में प्रभावी है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला है निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में
जिला योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो देखिए, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, ये तीनों होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है देखिए, महासचिव और संबंधित देश। ये जो महासचिव है यूनाइटेड नेशन के, इनसे संबंधित जो देश हैं उनका चयन करना है। तो पहले हमें जो आता है उसी का हम लोग मिलान कर देते हैं। तो जो एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं, सभी उसके बाद देखिए, बुतरस घाली हैं, ये मिस्र के हैं। कोफी अन्नान घाना के हैं, और बान की मून जो है ये दक्षिण कोरिया के। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपालन भी भारत की शांति प्रियता का द्योतक है, ये सही है। और वर्ष 1954 के बाद से भारत की विदेश नीति के पंचशील सिद्धांतों ने एक नई दिशा प्रदान की। तो यह भी सही है। एक और दो दोनों सही है। अगला है कि भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं हैं, इनका हमें चयन करना है इसमें। तो जो हमारा देखिए, शांति की विदेश नीति सही है। मैत्री और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात की जाती है। सैन्य एकीकरण की बात इसमें नहीं की, ये पंचशीलता सही है। तो भारत की जो विदेश नीति है, यह ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 1, 2 और 4। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? इनमें से कौन सी शक्ति है जो कि भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति और पद से हटाने की बात राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। राजदूतों की नियुक्ति, लोकसभा भंग करना, संकट काल की घोषणा, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, गलत कथन बतलाना था जो सही नहीं है, प्राप्त नहीं है। तो लोकसभा सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति की बात जो है ये नहीं, संबंधित नहीं है राष्ट्रपति से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार नियंत्रण और संतुलन किस प्रकार कार्य करते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार नियंत्रण और संतुलन किस प्रकार कार्य करते हैं? तो जो नियंत्रण और संतुलन है ये कार्य करते हैं राज्य के अंगों के शक्ति संतुलन और विवेकाधीन शक्ति लोकतंत्र का उल्लंघन न करना। तो ऑप्शन सी हमारा सही हुआ, ए और बी दोनों। भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा सही है? तो जो भूमंडलीय उष्णता बढ़ रही है, कूट के माध्यम से देखिए देना है इसका आंसर। तो उसका जो परिणाम है देखिए, सार्वभौमिक संपर्क बेहतर होंगे, सही बतलाना है, तो ये गलत होगा। हिमनद द्रवीभूत होने लगेगी, उष्णता बढ़ेगी तो जो हिम है वे तो द्रवीभूत होने लगेंगे, यानी पिघलने लगेंगे। समय से पूर्व आम में बौर आने लगेंगे, ये भी सही है। और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ेगा। तो ये तीनों कथन 2, 3 और 4 ये जो है ये सही है। ऑप्शन हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड जून 1945 में अंगीकृत किया गया। गलत, अंगीकृत किया गया पूछा है। चार्टर जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित हुआ था, यह सही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास परिषद की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास परिषद की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जापान और इटली से अलग हुई। क्षेत्रों अथवा ऐसे क्षेत्र जो उस समय किसी देश के नियंत्रण में नहीं थे के मामलों के लिए की गई थी, और अब यह समाप्त हो चुकी है, मतलब इसका अब कार्य कुछ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा इसमें 2 और 3, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है, पृथक्करण नीति के तहत संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? पृथक्करण नीति के तहत संविधान की सूची में कितनी सूचियां हैं? तो जो हमारा आंसर इसमें सही होगा ऑप्शन बी, 3 सूचियां हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ किस क्षेत्र में भारत की उन्नति में सहयोग कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ किन क्षेत्र में भारत की उन्नति में सहयोग कर रहा है? तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, खाद्य क्षेत्र में, कृषि संगठन क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में। इन तीनों क्षेत्र में ही संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यह भारत की उन्नति में सहयोग कर रहा है। अब देखिए, ब्रिक्स के रूप में क्या देशों के एक समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये ब्रिक्स से संबंधित कथन है, इसका हमें सही कथन चयन करना है कोड के आधार पर। तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो वर्ष 2009 में हुआ, और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह के अंत में शामिल होता है। देखिए ये सही गलत है, लेकिन दक्षिण अमेरिका जो है यह समूह के अंत में शामिल होता है, तो केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, भारत की वैदेशिक नीति का प्रमुख तत्व क्या है?
जो भारत की वैदेशिक नीति है इसका प्रमुख तत्व क्या है? तो देखिए, विश्व शांति और सैन्यकरण। जो भारतीय विदेश नीति का प्रमुख तत्व है वह विश्व शांति और सैन्यकरण। ऑप्शन डी। बर्नी की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? बर्नी की पुस्तक का इसमें चयन करना है। तो देखिए, बर्नी की जो पुस्तक है सनाए मोहम्मदी है, इनायत कबीर इनकी नहीं है, हसरतनामा है और तारिख बरम कियान है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, बर्नी के राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख लक्ष्य क्या थे? बर्नी के राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख लक्ष्य क्या थे? तो इनके प्रमुख लक्ष्य देखिए, साम्राज्यवाद के संगठन को अत्यंत सुदृढ़ कैसे बनाया जाए, जनता पर कौन कौन से कर लगाए जाए कौन कौन से कर लगाए जाए, राजशक्ति की जनहित में कैसे लाया जाए या नहीं, और राजशक्ति के लिए वैधता और लोकप्रियता कैसे प्राप्त की जाए। तो 1, 2 एंड 4 हमारा सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जो है कि वह असत्य है? इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, जो परिसीमन आयोग के कार्यों को न्यायालय में उठाया जा सकता है, तो यह कथन गलत है। बाकी परिसीमन के बारे में देख लीजिए। परिसीमन आयोग के निर्णय सरकार पर बाध्यकारी होते हैं। परिसीमन आयोग के निर्णय लोकसभा में रखे जाते हैं और परिसीमन आयोग के निर्णयों में लोकसभा संशोधन नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद से संबंधित जो कथन है उसका विचार कीजिए। प्रतीकात्मक जो राष्ट्रवाद है इससे संबंधित जो कथन है इसका हमें क्या करना है, तो विचार करना है। तो प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद से संबंधित कथन, उपनिवेश विरोधी संघर्ष में सर्वप्रथम प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद आरंभ हुआ था, ये सही है। इस समय कुछ सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन में सुधार की मांग की गई और इस समय उपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध कोई टकराव भी नहीं था। तो ये तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। पूर्व स्वराज से पहले भारत की मांग डोमिनियन स्टेट की थी, सही है। और इस काल में प्रत्येक उपनिवेश देश में आकर्षण एवं प्रभावी नेतृत्व का उदय हुआ। तो ये तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, हन्ना आरेंट ने मनुष्य की गतिविधियों को किन स्तरों पर पहचान की थी? हन्ना आरेंट ने मनुष्य की गतिविधियों को किन स्तरों पर पहचान की थी? तो वह श्रम, कार्य और कार्रवाई, श्रम, कार्य और कृत्य और कार्रवाई के आधार पर की थी। तो हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट आरेंट के अनुसार, हन्ना आरेंट के अनुसार सर्वाधिकारवाद के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? हन्ना आरेंट के अनुसार सर्वाधिकारवाद के जो उदाहरण है वह होगा हमारा नाजीवाद और स्टालिनवाद। नाजीवाद और स्टालिनवाद, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, लॉक ने प्राकृतिक अवस्था की कौन सी विशेषताएं बतलाई है? लॉक ने प्राकृतिक अवस्था की कौन सी विशेषताएं बतलाई है? तो प्राकृतिक अवस्था सामाजिक किंतु प्राक राजनीतिक है, सही है। प्राकृतिक अवस्था मानवीय संघर्ष की अवस्था है, नहीं। ये उसके बाद क्या, प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक कानूनों के द्वारा होता है, यह सही है। और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे, तो इनके अनुसार यह गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो सही है 1 एंड 3, ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन सी, 1 एंड 3। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समाजवाद राज्य में व्यक्ति के कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। समाजवाद राज्य में व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, सही है। समाजवाद में राज्य के कार्यों में वृद्धि कारण नौकरशाही प्रभाव बढ़ गया है, तो यह सही है। समाजवाद वर्ग संघर्ष पर बल देता है जिसमें समाज में वैमनस्यता और विभाजन फैलता है, तो यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा इसमें, ऑप्शन डी, सॉरी है, सॉरी। अब नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर औपनिवेशिक उन राज्यों पर विश्लेषण करता है जो उपनिवेशवाद की अधीनता से नए नए स्वाधीन हुए हैं। जो उत्तर औपनिवेशिक है वे उन राज्यों पर विश्लेषण करता है जो उपनिवेशवाद की अधीनता से नए नए स्वाधीन हुए हैं, ये सही है। जो उत्तर उपनिवेशवाद है ये उन्हीं राज्यों पर विश्लेषण करता है जो अधीनता से नए नए स्वाधीन हुए हैं। लैटिन अमेरिका देश 18वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में स्वाधीन हुए। लैटिन अमेरिका के देश जो है वे 18वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में स्वाधीन हुए थे, भी सही है। और उत्तर उपनिवेशिक जो है वह राष्ट्र अब अपने आर्थिक व राजनीतिक विकास के इच्छुक है, तो यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, और आज की वीडियो का यह लास्ट अंतिम प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य प्रणाली के राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया, राज्य प्रणाली के राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा दिया और उपनिवेशवाद की समाप्ति में योगदान दिया।
बहुत सारे उपनिवेश प्राचीन काल में महत्वपूर्ण सभ्यताओं के केंद्र थे और उपनिवेशवाद के दौरान यूरोप वासियों ने यह प्रचार किया कि यूरोप जो है वह समस्त प्रगति और आधुनिकता का एक केंद्र है। तो ये तीनों कथन सही है। उपनिवेशवाद के विषय में पूछा गया है तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन डी सही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।